तो ये कहानी एक ऐसे फॉर्मर निंजा की है जो अपने क्लैन से बगावत कर देता है और अपनी आइडेंटिटी को बदलकर काफी लंबे टाइम से अपने क्लैन से छुपकर रह रहा होता है। लेकिन एक रात वो लोग इसको ढूंढ लेते हैं और इसके घर में घुसकर इसकी पूरी की पूरी फैमिली को इसी की आंखों के सामने मौत की घाट उतार देते हैं। और ये सारे के सारे काफी खतरनाक निंजास होने के साथ साथ कुछ ऐसे हाईटेक सूट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिससे बड़े से बड़े निंजा को आराम से हराया जा सकता है। लेकिन क्या होगा अगर इन्हीं का सबसे खतरनाक सूट अपने मेन बंदे के हाथ लग जाए? तो इस एनिमे की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो कुछ लोगों से बचकर भाग रहा होता है। लेकिन तभी शहर की एक सुनसान गली के अंदर ये सारे के सारे लोग उस बंदे को घेर लेते हैं, जिसको देखने के बाद ये बंदा कहता है, अरे यार आज तो मैं बुरा फंसा, लेकिन इन सबको मेरा पता कैसे चला? फिर हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग जो कि उसका पीछा कर रहे थे ये काफी खतरनाक निंजास होते हैं और उसके बाद ये सारे निंजास उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और ये बंदा उन सारे निंजास से लड़ना शुरू कर देता है और उनके अटैक को भी डॉज करने लगता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर उन सारे निंजास का लीडर आ जाता है जो कि अपने मेन बंदे के गले में एक डिवाइस को फंसाकर उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद इस बंदे की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि निंजास का लीडर एक डिवाइस निकालता है और इस बंदे की फोटोज क्लिक करने लगता है और जब ये निंजा उसे वेरीफाई करता है तो ये पता लगता है कि इस बंदे की शक्ल वैसी नहीं है जैसी दिख रही है, यानी कि इस बंदे ने अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया हुआ है। फिर यहाँ से हमारा सीन पलटता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक गाँव के अंदर अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है और इसकी फैमिली में उसकी वाइफ और एक छोटा सा बच्चा होता है और ये सारे लोग अपने घर के अंदर काफी मस्ती और प्यार से रह रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस बंदे की वाइफ टीवी पर एक न्यूज देखती है जिसमें उसी बंदे के बारे में बताया जा रहा होता है जिसको निंजाज ने मारकर उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया था। ये सब देखने के बाद इस बंदे की वाइफ थोड़ा बहुत घबरा जाती है और ये कहती है कि कहीं ये उन्हीं लोगों का काम तो नहीं। लेकिन तभी अचानक उन दोनों का बच्चा वहाँ पर आ जाता है और ये बात यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई तो राज है जिसको ये दोनों छुपा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि बंदा अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर सुलाने चला जाता है और उसको सुलाने के बाद वो अपनी पॉकेट से एक डिवाइस निकालता है जिसमें हमें ये पता लगता है कि इसने अपने घर के चारों तरफ काफी सारे कैमरास लगाए हुए हैं ताकि वो अपने पूरे घर पर निगरानी रख सके। बच्ची को सुलाने के बाद वो दोबारा से अपनी वाइफ के पास आता है और उसकी वाइफ उससे ये कहती है कि जिस तरह इस बंदे को मारा गया है मुझे तो चिंता हो रही है कि कहीं ये वही लोग तो नहीं और ये लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे, इन्होंने बस इसके आसपास वालों से कुछ बातें की और इसकी असलियत का पता लगा लिया और इसे मार दिया और ये हमारे लिए काफी ज्यादा चिंता की बात है। तभी वो आदमी ये कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो लोग हमें कभी भी पहचान नहीं पाएंगे। जिसके बाद उसकी वाइफ ये कहती है कि कहीं ये शिनिगामी तो नहीं। वो बंदा ये कहता है कि नहीं, ये शिनिगामी नहीं हो सकते, शिनिगामी हमेशा अकेला शिकार करता है और तुम टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब भी ये लोग कहीं पर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ से अपने फिंगरप्रिंट भी गायब कर देते हैं ताकि कोई भी इन्हें पहचान ना पाए। ये बंदा अपनी फैमिली के साथ काफी आराम से रह रहा होता है लेकिन उसे डर भी होता है क्योंकि इन निंजाज ने उसको ढूंढने के लिए काफी सारे लोगों को मार दिया है। वो ऑलरेडी 4 लोगों को मार चुके हैं और अभी तक इनका नाम और पता किसी को भी मालूम नहीं होता, इसलिए ये बचे हुए होते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि आज इस आदमी के लड़के का बर्थडे होता है जिसको ये काफी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। जिसके बाद वो सारे मस्त सो जाते हैं लेकिन तभी अचानक इस बंदे की आंख खुलती है और ये उठकर अपने कमरे से बाहर जाने लगता है। लेकिन इसकी वाइफ भी उठ जाती है। लेकिन ये बंदा अपनी वाइफ को कमरे में रहने के लिए ही कहता है और खुद अकेला नीचे चला जाता है। लेकिन जैसे ही अकेला नीचे पहुंचता है तभी काफी सारे निंजास इस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन ये बंदा काफी ताकत से उन सारे निंजास को मारने लगता है। तभी अचानक उसे अपने बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है और सारे निंजास को मारते मारते वो अपने बच्चे के कमरे की तरफ जाने की कोशिश करता है। लेकिन रास्ते में एक निंजा पहले से उसका वेट कर रहा होता है। वो कुछ जहरीले कांटे उसकी गर्दन पर मारता है जिससे वो बंदा नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी इस बंदे के घर के बाहर गाड़ी के अंदर बैठा होता है। फिर हम देखते हैं कि इन कांटों का असर धीरे धीरे उस बंदे की बॉडी में होने लगता है लेकिन फिर भी वो लड़खड़ाता हुआ अपने बच्चे के कमरे की तरफ जाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे वो कमरे के अंदर पहुंचता है वो ये देखता है कि उसकी आंखों के सामने उसकी वाइफ और उसका बच्चा पड़ा हुआ है जिनकी बॉडी से काफी खून बह रहा है और यहाँ पर उन सारे निंजास का लीडर भी होता है जो कि उस बंदे से ये बोलता है, तुम्हारी वाइफ ने अपने बच्चे को बचाने की काफी ज्यादा कोशिश की थी मगर ये कहने के बाद वो अपनी तलवार को सीधा उसकी वाइफ के गर्दन में घुसा देता है। तभी अचानक पीछे से एक और निंजा आकर अपनी खतरनाक तलवार को उस बंदे की कमर में घुसा देता है और ये बंदा अपनी वाइफ और बच्चे को मरा हुआ देख पूरे तरीके से टूट चुका था और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जिसके बाद वो बंदा भी नीचे गिर जाता है और उसकी सांसें भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाती हैं। इससे पहले निंजास कुछ और कर पाते तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जिसको देखने के बाद ये सारे निंजास वहाँ से भाग जाते हैं और इस बंदे को यहीं पर अकेला छोड़ देते हैं। पुलिस सारी की सारी लाशों को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट करवा देती है। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस बंदे की लाश पड़ी होती है। लेकिन तभी अचानक इस बंदे को होश आ जाता है और उठने के बाद ये काफी सारी उल्टियां करने लगता है और कुछ देर के बाद वो बंदा दोबारा से बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल का स्टाफ उसका इलाज करना शुरू कर देता है और यहाँ पर हमें
अपनी मेन कैरेक्टर का नाम लोगन बताया जाता है और जैसे ही लोगन को होश आता है वो अपनी वाइफ और बच्चे के बारे में पूछता है कि मेरी वाइफ और मेरा बच्चा कहाँ पर है। जब भी डॉक्टर उसे ये बताते हैं कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा बच्चा अब मर चुके हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनने के बाद लोगन काफी ज्यादा रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर दो FBI के एजेंट्स आते हैं, जिनमें से एक का नाम एमा और दूसरे का नाम माइक होता है। जिसके बाद माइक लोगन से ये पूछता है कि क्या तुम उन बंदों को जानते हो जिसने तुम्हारी फैमिली को खत्म किया है। इस पर लोगन कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन वो गुस्से से अपनी बेडशीट को जोर से पकड़ने लगता है। जिसको देखने के बाद माइक लोगन से ये कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपना कार्ड छोड़कर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। और ये कहने के बाद वो दोनों एजेंट्स यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जाते टाइम माइक एमा से ये कहता है कि हो ना हो ये बंदा उन लोगों के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर से जानता है, इसलिए हम दोनों को उस पर नजर रखनी पड़ेगी और हम दोनों बारी बारी से इस पर नजर रखेंगे। अगले सीन में हम लोगन को देखते हैं जो कि व्हील चेयर पर हॉस्पिटल की छत पर बैठा हुआ होता है और एमा उस पर नजर रख रही होती है। और इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लोगन व्हील चेयर पर अपने बच्चे और वाइफ की लाश को देखने के लिए जा रहा होता है। लेकिन जैसे वो कमरे के अंदर जाता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो अपने एक हाथ में से एक कांटा निकालता है और दूसरे हाथ में बार बार उस कांटे को मारने लगता है। जिसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है, जहाँ हम देखते हैं कि काफी सारे निंजास दोबारा से लोगन पर अटैक कर देते हैं और इस बार लोगन उन सभी निंजास को काफी गंदी तरीके से मारता है। और यहाँ पर हम पहली बार लोगन को एक निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, जिसके बाद उसके मुंह से काला धुआं बाहर निकलने लगता है और इस काले धुएं के अंदर उसकी पूरी की पूरी बॉडी गायब हो जाती है। इसके बाद हमें बस लोगन का सर दिखाई देता है, जिसके बाद लोगन उन सारे निंजास की गर्दन को एक एक करके काटने लगता है। एमा भी इस लड़ाई के अंदर घुसने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन लोगन उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर हम देखते हैं कि लोगन एक तलवार की हेल्प से उन सारे निंजास को एक एक करके मौत के घाट उतार रहा होता है और इस बार वो उन सभी को काफी बुरी तरीके से मारता है। फिर वो भागकर लिफ्ट का बटन दबा देता है, लेकिन जैसे ही लिफ्ट ऊपर आती है तो उसके अंदर काफी सारे निंजास होते हैं, लेकिन लोगन एक डंडे की हेल्प से उन सारे निंजास को लिफ्ट के अंदर घुसा देता है और उन सभी को वहाँ पर मार देता है। और जैसे ही लिफ्ट नीचे जाती है लोगन ये देखता है कि वहाँ पर भी काफी सारे निंजास उसका पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइक भी वहाँ पर पहुंच जाता है। वो ये देखता है कि लोगन ने काफी सारे निंजास को मौत के घाट उतार दिया है और यहाँ पर बस निंजास का लीडर ही बाकी बच चुका है। और जैसे ही लोगन उस लीडर को देखता है उसे अपनी वाइफ और बच्चे की याद आने लगती है, जिसके बाद लोगन पूरी ताकत से उस लीडर पर अटैक करता है। फिर हम देखते हैं कि वो लीडर दोबारा से उस डिवाइस को लोगन के गले में फंसा देता है, लेकिन इस बार लोगन काफी फुर्ती से उस डिवाइस की रस्सी को काट देता है। जिसके बाद लोगन अपने काफी सारे क्लोन बनाकर उस लीडर पर अटैक करता है और उसे काफी बुरी तरीके से मारता है और उससे ये पूछता है कि आखिरकार तुम्हें पता कैसे लगा कि मैं कौन हूँ और तुम्हें मेरे बारे में जानकारी दी किसने। जिस पर वो लीडर ये कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम मुझसे बच नहीं सकते। और ये सुनने के बाद लोगन अपने चेहरे पर से एक मास्क को हटाता है, जिसके बाद हम पहली बार लोगन का असली चेहरा देखते हैं। और इस चेहरे को देखने के बाद वो लीडर काफी ज्यादा डरने लगता है और लोगन उसे फाइनली जान से मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोगन अपनी वाइफ और बच्चे की बॉडी को देखने के लिए जाता है और वहाँ से वो सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। घर जाने के बाद हम ये देखते हैं कि लोगन अपने घर में से एक बॉक्स को निकालता है, जिस बॉक्स के अंदर कुछ सामान पड़ा हुआ होता है और साथ में लोगन की वाइफ और उसके बच्चे की असली तस्वीर भी उसके अंदर पड़ी हुई होती है, जिससे हमें यहाँ ये पता लगता है कि लोगन के साथ साथ उसकी वाइफ और उसका बच्चा भी मास्क लगाकर रह रहे होते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि लोगन अपने पूरे के पूरे घर को आग लगा देता है ताकि यहाँ पर कोई भी सबूत बाकी ना रहे। जिसके बाद लोगन उस बॉक्स में से एक रेड कलर का मास्क निकालकर अपने चेहरे पर लगा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते हम ये देखते हैं कि लोगन इस बार पहले से काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। इसके बाद हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हमें पता लगता है कि जापान में एक ऐसा क्लैन है जिसके लोग अपनी टेक्निक्स को कभी भी दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। ये अपने मिशन को किसी भी हालत में कंप्लीट करके ही रहते हैं और मिशन को कंप्लीट करना ही इनकी जिंदगी होता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जापान पर एक टेररिस्ट अटैक होता है, जिसके बाद ये पूरा का पूरा निंजा क्लैन एक नई सरकार के अंडर आ जाता है, जिसके बाद अपनी सीक्रेट निंजा टेक्निक्स को दूसरों के साथ शेयर करना भी अलाउड हो जाता है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस टेक्निक को सीखकर जापान की रक्षा कर सके। लेकिन कुछ लोग इस ऑर्डर को मानने से मना कर देते हैं, जिसके बाद उन लोगों को मारना शुरू कर दिया जाता है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि लोगन का असली नाम हाइगन होता है और इसके परिवार को बचपन में ही मार दिया गया था, जिसके बाद लोगन यहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हमें ये पता लगता है कि लोगन ने निंजास के लीडर को मारा नहीं होता, वो बस उसे पकड़ लेता है ताकि उससे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। लेकिन लोगन की चोट अभी भी पूरे तरीके से सही नहीं हुई थी और वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और हमें ये पता लगता है कि ये बूढ़ा आदमी काफी लंबे टाइम से हाइगन यानी कि लोगन के साथ रह रहा होता है और ये लोगन का साथी होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी होता है, जिसने अपने चेहरे पर भी एक मास्क लगाया
हुआ था। जिसके बाद हाइगन उस बूढ़े आदमी से ये कहता है कि मास्क लगाने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने हमें पहचानने का कोई और तरीका पता लगा लिया है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी हाइगन की चोट को देखकर ये कहता है कि तुमने तो एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया है, तुम जानते हो ना कि इससे तुम मर भी सकते थे। और ये वही टेक्निक थी जिससे हाइगन ने अपने हाथों और पैरों में नुकीली चीजों को मार मार कर उन्हें कुछ टाइम के लिए ठीक कर लिया था, ताकि वो निंजा से लड़ सके। और जैसे ही वो बूढ़ा आदमी हाइगन की कमर पर उस चाकू का निशान देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो ये कहता है कि इतनी चोट लगने के बाद तुम जिंदा कैसे हो? इस चोट के बाद तो कोई भी मर सकता था। मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारा लक है या फिर कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें मरने से बचा रही है, और मैं अगर तुम्हारा इलाज अभी शुरू करता हूँ तो तुम्हें ठीक होने में कम से कम 5 से 6 दिन लग जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी हाइगन के शरीर पर एक इंजेक्शन लगाता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि रात को हाइगन की आंख खुल जाती है और वो उठने के बाद अपने बैग के अंदर कुछ ढूंढने लगता है, जहाँ पर उसे काफी सारा सामान मिलता है और साथ साथ वहाँ पर उसे माइक का कार्ड भी दिखता है, जिसको देखकर हाइगन कुछ सोचने लगता है। उसके बाद वो सीधा निंजास के लीडर के पास जाता है और उसको चाकू से टॉर्चर करने लगता है। वो उसे बार बार चाकू से मारता है, फिर वो शिनिगामी के पेट में चाकू घुसाकर उसे नीचे की तरफ खींचने लगता है। जिसके बाद वो लीडर ये कहता है कि बस बस, क्या इतना ही दम है तुम में? तुम ये जानते हो ना कि निंजा को तोड़ना इतना भी आसान नहीं है। जिसके बाद हाइगन ही कहता है कि हाँ हाँ चल चल बाप को मसीहा, और वो चाकू घुसेड़ कर उसके अंदर वहाँ से चला जाता है। और इसी तरीके से हाइगन अगले 2-3 दिनों तक उस लीडर को टॉर्चर करता है। जिसके बाद वो लीडर ये कहता है कि इस बात से तुम साबित क्या करना चाहते हो? अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो एक बार में क्यों नहीं मार देते? जिसके बाद हाइगन उसके पूरे शरीर पर पेट्रोल डाल देता है। जिसके बाद वो लीडर ये कहता है हाँ, तुम्हारी बीवी, तुम जानते हो उसका चेहरा कैसा लग रहा था? तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था, काफी कमाल का था। और तुम्हारा बच्चा, उसकी आंखों में काफी डर दिख रहा था, और तुम्हारी बीवी जिसकी आंखों में डर नहीं, थोड़ी नफरत और गुस्सा था। और तुम्हें एक कमाल की बात बताऊं कि मैं जितनी बार उसे मार रहा था वो उतनी बार चिल्ला रही थी, जिसको देखकर पता है कितना मजा आ रहा था मुझे। जिसके बाद हाइगन एक माचिस की तीली को जला लेता है और उससे ये कहता है कि मैं अपने बच्चे और अपनी बीवी की यादों को तुम्हारी आंखों में दफना दूंगा, और जब जब तुम्हारे शरीर से ये खाल उतरेगी और तुम्हारी हड्डियां चटकेंगी तो तुम्हें नरक का एहसास होगा। जिसके बाद हाइगन उसे आग लगाकर मार देता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि FBI के जितने भी बड़े बड़े बंदे होते हैं वो इन सारे इवेंट्स को छुपा रहे होते हैं। माइक उनसे बहस भी करता है, लेकिन वो माइक को चुप रहने के लिए कह देते हैं। जिसके बाद माइक एमा के पास जाकर उससे सारी बातें कहता है। एमा उससे कहती है कि FBI के बड़े बड़े लोग इन सारी बातों को दबा रहे हैं, इसका मतलब इन बातों में कुछ तो खास है और हमें चुप रहकर इन सारी बातों की खोजबीन करते रहनी चाहिए। और इसके बाद एमा माइक को ये बताती है कि जब मैंने लोगन की फैमिली के बारे में सर्च किया और उनके बारे में सारी डिटेल्स निकाली तो मुझे ये पता लगा कि ऐसी फैमिली एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी उनके बारे में जो भी हमारे पास है वो सब कुछ नकली है। फिर हम दोबारा से हाइगन को देखते हैं जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। हाइगन के हाथ में एक बटन था जिसको देखने के बाद हाइगन ये सोचता है कि ये बटन मुझे मेरी वाइफ ने दिया था और ये कहा था कि इससे हम सबकी जान बच सकती है। फिर वो अलग अलग जगहों पर जाता है और किसी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो हाइगन को कहीं भी नहीं मिलता, जिससे हाइगन काफी ज्यादा निराश हो जाता है। निराश होने के बाद वो एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है जहाँ पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं, लेकिन ये दोनों रेस्टोरेंट के मालिक के साथ काफी ज्यादा बदतमीजी कर रहे थे। फिर उनमें से एक का ध्यान हाइगन पर जाता है और वो हाइगन के साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। ओए छोटू, क्या हाल है तेरे? लेकिन हाइगन उनकी बातों को पूरा इग्नोर करता है। तभी वो हाइगन पर हाथ उठाने ही वाला होता है, तभी हाइगन उसके हाथ को तोड़ देता है। जिसके बाद वो काउंटर पर पैसे रखकर वहाँ से जाने लगता है। तभी एक और पुलिस वाला पीछे से उस पर अटैक करता है, लेकिन हाइगन उसकी तरफ मुक्का करता है और मुक्के की हवा से ही वो पुलिस वाला उड़कर बहुत दूर जाकर गिरता है। खैर ये सब खत्म होने के बाद हाइगन रेस्टोरेंट से बाहर आता है, जहाँ पर उसे पुलिस वालों की गाड़ी दिखती है और ये देखकर उसे माइक का ख्याल आता है। फिर वो माइक को कॉल करने के बारे में सोचने लगता है। अगले सीन में हम माइक और एमा को देखते हैं, जहाँ पर एमा मस्ती से VR के अंदर गेम खेल रही होती है, और एक ऐसी गेम थी जिसे काफी बड़ी टेक कंपनी ने बनाया था, जिसके पूरे शहर में चर्चे थे। तभी अचानक माइक को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। माइक कॉल उठाकर ही कहता है, हाँ कौन हो तुम? तभी सामने से आवाज आती है कि मैं लोगन हूँ। तभी माइक एमा को उसे ट्रेस करने के लिए इशारे करने लगता है। माइक उससे कहता है कि लोगन, ऐसा तो कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो तुम हो कौन भाई? असल में माइक उसके ट्रेस होने
होने का वेट कर रहा होता है, लेकिन अभी एमा उसे ट्रेस ही कर पाती उससे पहले हाइगन अपना फोन तोड़ देता है। जिसके बाद हाइगन उसे एक दूसरे फोन से कॉल करता है और उससे ही कहता है कि ये बच्चों वाली हरकतें मेरे साथ करना बंद करो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर मिलना है तो बताओ। तभी माइक उससे कहता है कि हाँ हम कल मिलेंगे, वो भी एक रेस्टोरेंट में, ठीक है। इस बार भी एमा ट्राई करती है कि वो उसे ट्रेस कर ले, लेकिन उससे पहले ही हाइगन अपना फोन तोड़कर फेंक देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हाइगन उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जा रहा होता है, लेकिन वहाँ जाने से पहले वो चारों तरफ पहले ही नजरें दौड़ा लेता है और पूरे रेस्टोरेंट को अच्छे से चेक कर लेता है। फिर हम माइक को देखते हैं जो कि पहले से ही अंदर बैठा हुआ था और यहाँ का ऑनर भी माइक को अच्छे से जानता है और वो माइक से ये कहता है तुम्हें यहाँ जिससे भी मिलना है तुम मिल सकते हो, लेकिन मेरे रेस्टोरेंट को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए और यहाँ पे एक डिलीवरी वाला भी आने वाला है तो उसे पीछे रखे हुए सामान को चेक करने देना, ठीक है। जिसके बाद हाइगन वहाँ पर आ जाता है, लेकिन हाइगन ने अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया हुआ था। हाइगन के वहाँ पर आते ही वहाँ का ऑनर चला जाता है। जिसके बाद माइक उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है कि तुम ही लोगन हो। जिसके बाद हाइगन उसे लोगन को दिया हुआ अपना कार्ड दिखाता है, लेकिन अब भी माइक उसकी बातों को मानने से इनकार कर देता है। तभी हाइगन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन माइक उसको रोक लेता है और उससे ये कहता है मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगे, मुझे लगता था कि तुम पकड़े जाने के डर से यहाँ पर कभी भी नहीं आओगे। तभी हाइगन उससे ये कहता है मैं यहाँ पर ये सब बातें करने नहीं आया हूँ, आजकल जो मर्डर्स हो रहे हैं क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? अगर तुम्हें पता है तो मुझे जल्दी से बता दो, तुम्हारी एक छोटी सी छोटी डिटेल भी चलने वाली है। माइक उससे पूछता है कि अगर मैंने तुम्हें इसके बारे में बता दिया तो क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे? जिस पर हाइगन हाँ कर देता है। तभी अचानक माइक उसके ऊपर अपनी बंदूक तान देता है और उससे ये बोलता है कि फंस गए ना बच्चों, मैंने तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए बुलाया है, तो अब तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे डिलीवरी बॉय आ रहे होते हैं जो कि अपना सामान ले लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जिसको देखने के बाद माइक उससे ये कहता है कि अपना सामान लो और यहाँ से निकलो। लेकिन तभी वो बंदा हाइगन पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हाइगन का मास्क नीचे गिर जाता है। ये सब देखने के बाद माइक ये सोचता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन। फिर हम देखते हैं कि हाइगन और उस बंदे की फाइट स्टार्ट हो जाती है। उस बंदे के हाथ में दो चाकू होते हैं जिसके अंदर काफी लंबी लंबी चेन बंधी हुई होती है और वो बार बार इन्हीं से हाइगन पर अटैक करने लगता है। हाइगन उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि माइक भी उस बंदे पर गोली चलाने लगता है, लेकिन वो बंदा माइक की गोली से बचता हुआ माइक के पास जाता है और उसे मारने वाला होता है। तभी हाइगन आकर माइक को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि उस बंदे के अंदर से दो हाथ और निकलते हैं और अब वो अपने चारों हाथों से हाइगन पर अटैक करना शुरू कर देता है। तभी हाइगन अपनी एक निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे उसकी कमर में भी चार हाथ और निकल जाते हैं। जिसके बाद हाइगन उस बंदे को सीधा दीवार पर देकर मारता है। फिर हम देखते हैं कि हाइगन के पीछे एक और बंदा आ जाता है जो कि उसी बंदे की बिल्कुल सेम कॉपी होता है। फिर ये दोनों मिलकर हाइगन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हाइगन साइड में रखी हुई दारू को पी लेता है और अपने मुंह से ड्रैगन की तरह आग निकालता है, जिससे ये दोनों भुन जाते हैं और उन दोनों का टंगड़ी कबाब बन जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर हाइगन उन दोनों को मार देता है। इतनी खतरनाक लड़ाई देखने के बाद माइक के तो पसीने छूट जाते हैं और वो हाइगन से पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और मिस्टर लोगन कहाँ पर है। तभी हाइगन अपने गर्दन पर एक बटन को दबाता है, जिसके बाद उसका चेहरा दोबारा से लोगन की तरह बन जाता है। इतना सब देखने के बाद भी माइक को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी अचानक वहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं जिन्होंने सूट बूट पहना होता है और ये सभी लोग गोलियों से पूरे के पूरे रेस्टोरेंट को छल्ली कर देते हैं और फिर वो एक लॉन्चर से पूरे के पूरे रेस्टोरेंट को उड़ा देते हैं। लेकिन हाइगन माइक को बचा लेता है। ये सारा कुछ खत्म हो जाने के बाद हाइगन भी वहाँ से चला जाता है, लेकिन लड़ाई के दौरान माइक को एक स्क्रैच लग जाती है, जिसको देखने के बाद माइक ये सोचता है कि आखिरकार ये लोग किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसने तो मेरे आर्मर को भी तोड़ दिया, लेकिन इस पर एक भी खरोच नहीं आई। आखिरकार ये कैसे हथियार हैं? फिर हम देखते हैं कि हाइगन एक बिल्डिंग के ऊपर से माइक पर नजर रख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमें एक बोर्ड दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक कंपनी की एडवर्टीजमेंट चल रही होती है। फिर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसने हाइगन को मारने का ऑर्डर दिया होता है। उसके पास एक बंदा आता है जो कि उससे कहता है कि इस बार भी हाइगन बच गया, हमें माफ करना, हम उसे नहीं मार पाए। इसके बाद हम एक बड़े पॉलिटिशियन को देखते हैं जो कि अपने गार्ड्स के साथ कार में जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसको एक चीज पीछे से पकड़ लेती है और उसको मार देती है। जिसके बाद कार में काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है और सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। फिर हमें पता लगता है कि ये काम एक निंजा का है जिसको हाइगन को मारने का काम भी दिया गया था। जिसके बाद ये निंजा हाइगन की फोटो को देखता है और ये कहता है तो तुम्हें मारना था क्या, और उस फोटो को चाटने लगता है। अगले सीन में निंजा आराम से बैठकर अपना खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ पर निंजा ऑर्गेनाइजेशन का लीडर यामाजी आता है, जिसको देखकर ये निंजा कहता है कि पिछली बार तुमने जो मुझे मिशन दिया था ना, वो काफी ज्यादा बेकार था, मुझे उसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आया। अगर तुम्हारे पास ऐसे कोई और भी मिशन हैं तो मुझे मत देना, ठीक है, किसी और को दे देना। जिस पर यामाजी कहता है कि तुम मेरी तलवार हो और तलवार की अपनी कोई भी इच्छा नहीं होती। जिसको सुनने के बाद ये निंजा कहता है कि देखो भाई, मैं एक पुराने निंजा की तरह काम नहीं करता जो कि शपथ लेकर एक सीक्रेट कोड को फॉलो किया करते थे। मेरे हिसाब से ये सारा कुछ बेकार है। जिस पर यामाजी ये कहता है कि वो लोग जिन्होंने हमारा विरोध किया था वो सारे हमारे
दुश्मन है और मैं ये नहीं चाहता कि हमारी टेक्निक बाहर जाए और इसके बारे में लोगों को पता लगे। जिसके बाद यामाजी उस निंजा को हाइगन के बारे में बताते हैं और हमें ये पता लगता है कि हाइगन जापान के निंजास में से एक काफी खतरनाक निंजा होता है, जिसने न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उसने बहुत सारी लड़ाइयों को और काफी सारी टेक्निक्स को भी मास्टर किया हुआ है और वो कभी भी अपने टारगेट पर रहम नहीं खाता। ये सुनने के बाद वो निंजा मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद यामाजी ये कहता है, हमने हाइगन को पहले भी मार दिया था, लेकिन वो अपने सीक्रेट निंजा आर्ट का इस्तेमाल करके बच गया और ये आर्ट सिर्फ पुराने निंजास को ही पता है। तो इस बार मैं नहीं चाहता कि हाइगन जिंदा बचे और हमें उसके इस सीक्रेट निंजा आर्ट का भी पता करना है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जिस पर ये निंजा कहता है कि अगर वो बंदा खुद मेरे पैरों में गिरकर अपना सीक्रेट निंजा आर्ट बता दे तो कैसा रहेगा, लेकिन शिनिगामी मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए। अगली सीन में हम शिनिगामी को देखते हैं जो कि अपने मास्टर के साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और इसका नाम हमें जाय बताया जाता है। जिसके बाद जाय का मास्टर उससे ये कहता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरी करप्ट हो चुकी है और तुम उन निकाले हुए लोगों को इसलिए मार रहे हो क्योंकि वो अपने आप पर प्राउड करते हैं और तुम उनसे डरते हो और शायद तुम भूल चुके हो कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था और तुम्हें तलवार पकड़ना भी मैंने ही सिखाया है। जिसके बाद वो जाय पर अपना सीक्रेट निंजा अटैक फ्लाइंग सोलो करता है, लेकिन जाय उससे काफी ज्यादा तेज होता है और वो अपनी तलवार को अपने मास्टर की छाती में घुसा देता है और उसको मार देता है। मरने से पहले जाय का मास्टर ये कहता है, मैं तो नर्क में जा रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि FBI ने इस बंदे को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ लिया है और ये वही बंदा था जो कि उस रात कैफे में था। माइक समझ जाता है कि इस बार भी केस को दबाने की पूरी कोशिश चल रही है। तभी हम देखते हैं कि माइक का बॉस वहाँ पर आ जाता है जो कि माइक को लेकर बाहर जाता है और माइक को ये समझाने की कोशिश करता है कि तुम इस केस के अंदर क्यों पड़ रहे हो, तुम्हारा तो रिटायरमेंट का टाइम है, तो तुम छुट्टी लो, मस्ती करो, फैमिली के साथ घूमो फिरो। और ये कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम हाइगन को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठा हुआ अपने वेपन्स को तेज कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर माइक की एंट्री होती है। माइक उसे ये बताता है कि रेस्टोरेंट में हम पर जिस बंदे ने हमला किया था उसका हथियार एक खास तरह के मेटल से बना हुआ था और इस मेटल का पेटेंट सिर्फ ओजा कंपनी के पास है। मेरे ख्याल से निंजास और ओजा कंपनी के बीच कुछ तो चल रहा है। जिसके बाद हाइगन ही कहता है कि मुझे नहीं पता, उन लोगों ने मेरी फैमिली को मारा है और मैं उन लोगों को एक एक करके चुन चुन कर मारने वाला हूँ। जिसके बाद हाइगन माइक को एक ड्रिंक देता है और ये निंजास के दोस्ती करने का तरीका होता है और अब वो दोनों एक साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि एमा उन दोनों से मिलने के लिए आती है जिसको माइक ने बुलाया होता है और माइक ने पहले ही उसको हाइगन के बारे में सब कुछ बता दिया था। हाइगन उसे काफी गुस्से से देखता है, जिस पर माइक ही कहता है, अरे अरे डरो मत, ये लड़की भी हमारे ही साथ है। जिसके बाद ये सारी एमा की गाड़ी के अंदर बैठ जाती हैं, जहाँ पर एमा ने काफी खतरनाक सुपर कंप्यूटर बनाया हुआ होता है। एमा ये कहती है कि मैंने ओजा कंपनी पर काफी रिसर्च की है और मुझे ये पता लगा है कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में जाते हैं और इसके कंपटीशन में जो बड़ी कंपनी खड़ी थी उसके मेन बंदे अचानक मारे गए और यहाँ तक कि यूरोप का एक पॉलिटिशियन जिसने अपनी कंट्री के अंदर बाहर की कंपनीज को बैन कर दिया था वो भी एक एक्सीडेंट में अचानक मारा गया। और उसके बाद जो नया पॉलिटिशियन बना उसने अपनी कंट्री के अंदर सारी बाहर की कंपनियों को अलाउड कर दिया और उसके अंदर ओजा भी थी। मुझे लगता है ये निंजास का ही काम है। फिर हम देखते हैं कि ओजा कंपनी का सीईओ अपने साइंटिस्ट के साथ एक नए रिएक्टर की टेस्टिंग देख रहा होता है जो कि 2.2 मिलियन किलोवाट पर सेकंड के हिसाब से एनर्जी जनरेट कर सकता है। और ये सारा कुछ देखने के बाद सीईओ काफी खुश होने लगता है और वो अपने कैबिन की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ पर एक मेहमान उसका पहले से वेट कर रहा था और ये कोई और नहीं बल्कि यामाजी था जो कि उसे एक फोटो दिखाता है जहाँ पर काफी सारे लोग रेस्टोरेंट पर मिसाइल से हमला कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद सीईओ ही कहता है, ओ तो ये लोग, मैंने इन लोगों को बस अपने हथियारों की टेस्टिंग करने के लिए भेजा था। मैं ये देखना चाहता था कि मेरे बनाए हुए हथियार क्या निंजास के सामने टिक सकते हैं और वैसे भी वो निंजास अब तुम्हारे साथ काम नहीं करते तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ये सुनने के बाद यामाजी उसे गुस्से से लाल आंख दिखाने लगता है, जिस पर वो बंदा ये कहता है, अच्छा ठीक है यार गुस्सा तो मत करो, मैं आगे से जो भी काम करूंगा उसके बारे में तुम्हें पहले से ही बता दिया करूंगा, अब तो ठीक है ना। और ये सुनने के बाद यामाजी वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो ये कहता है कि बेटा अगली बार तुमने अगर ये गलती की ना तो देख लेना तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। इसके बाद हम ये देखते हैं कि एमा उन दोनों को ये बता रही होती है कि ओजा कंपनी ने अपने लिए एक अलग से सिटी बनाई हुई है और उनका हेडक्वार्टर भी उसी सिटी के अंदर है और हमें इंफॉर्मेशन लेने के लिए उस सिटी के अंदर जाना काफी ज्यादा जरूरी है। वो सभी बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उनकी कार के ऊपर से एक निंजा उनके ऊपर बार बार अटैक करने लगता है, लेकिन हाइगन अपनी पावर से उस निंजा को देख लेता है और उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक ट्रक आता है जो कि उनकी गाड़ी को उड़ा देता है। ये टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि माइक और एमा दोनों बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद वो निंजा बार बार हाइगन पर अटैक करना शुरू कर देता है और हाइगन भी उसके अटैक को डॉज करता रहता है। तभी हम देखते हैं कि उस निंजा के पास एक ऐसा वेपन होता है जो कि बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह होता है। जिसके बाद वो निंजा बार बार इस वेपन से हाइगन पर अटैक करना शुरू कर देता है और हाइगन को घायल कर देता है, लेकिन तभी हाइगन भी अपनी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद हाइगन की कमर में से 4 हाथ बाहर निकल जाते हैं। फिर हाइगन अपने चारों हाथों से उन वायर को पकड़ता है और उस निंजा को इधर उधर पटकना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो निंजा हाइगन पर अपने मिसाइल से अटैक करना शुरू करता है, लेकिन
हाइगन अपने तलवार से उन सारे मिसाइल्स को काट देता है। लेकिन तभी वो निंजा अपने मुंह में से छोटे छोटे काफी सारे मिसाइल्स को हाइगन के ऊपर लॉन्च करता है, लेकिन हाइगन उन सबसे बचकर अपनी तलवार को सीधा उस निंजा के मुंह में घुसा देता है, जिससे उस निंजा का वहीं पर काम 25 हो जाता है। तभी हाइगन उसकी बॉडी पर लगे हुए कैमरे को उतारता है और उस निंजा को सीधा छत से नीचे गिरा देता है। हमें पता लगता है कि ये काम उसी निंजा का है जिसको हाइगन को मारने का काम सौंपा गया है। तभी हाइगन उस कैमरे में देखता है और एक इशारा करते हुए उस कैमरे को तोड़ देता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि हाइगन की बैग में काफी सारे फोन्स होते हैं, जिनमें से एक फोन बजता है और उसके अंदर से ये आवाज आती है, अब तो हम बात कर सकते हैं ना हाइगन। और ये सुनने के बाद हाइगन काफी ज्यादा चौंक जाता है, जिसके बाद हाइगन उस बंदे से उसका नाम पता करता है, लेकिन वो बंदा अपना नाम बताने से मना कर देता है और ये कहता है मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बता सकता और मैं ये जानता हूँ कि तुम ओजा सिटी की तरफ जा रहे हो, लेकिन वहाँ पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी है, तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन हाइगन ये समझ जाता है कि सामने वाला बंदा उससे आवाज बदलकर बात कर रहा है, जिसके बाद हाइगन ये कहता है जो बंदा अपनी असली आवाज में बात नहीं कर सकता तो मैं उसके ऊपर बिलीव कैसे करूँ। जिसके बाद वो बंदा हाइगन से कुछ ऐसा कहता है, जिसके बाद हाइगन काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये सोचता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है। जिसके बाद ये बंदा हाइगन को एक लोकेशन भेजता है और उसे वहाँ पर आने के लिए कहता है। इसके बाद अगले सीन में हम माइक को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर बैठा हुआ अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा होता है और इसके बाद हमें बताया जाता है कि किसी अनजान बंदे ने माइक की बेटी को कार से उड़ा दिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी और माइक एक FBI एजेंट होते हुए भी अपनी बेटी को बचा नहीं पाता, जिसके बाद उसकी वाइफ भी उसको छोड़कर चली जाती है और माइक ये सारी बातें सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर हाइगन आ जाता है जो कि माइक को उस अननोन कॉल के बारे में सारा कुछ बताता है। जिसके बाद माइक ये कहता है तुम ये बात कैसे कह सकते हो कि वो दूसरा बंदा तुम्हारी तरह ही एक निकाला हुआ निंजा है। जिस पर हाइगन ये कहता है उसने जो निंजा पोएम बताई थी वो सिर्फ पुराने निंजाओं को ही पता है। और इसके बाद एमा इस बात को कंफर्म करती है कि ओजा सिटी की सिक्योरिटी सच में काफी ज्यादा टाइट है और इसको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। जिसके बाद माइक ये पूछता है अगर ये सब एक जाल हुआ तो हम सब क्या करेंगे। जिस पर हाइगन ये कहता है अगर ऐसा हुआ तो मैं उन सभी को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि डार्क वेब पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ओजा कंपनी की छोटी छोटी बातों पर नजर रखते हैं। इसके बाद एमा ये कहती है कि इन लोगों का मानना है कि ओजा कंपनी पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहती है, जिसके लिए वो अलग अलग तरह के हथियार भी बना रहे हैं। जिसके बाद एमा को डार्क वेब के एडमिन का पता लग जाता है और माइक वहाँ पर अकेले जाने की बात करता है, लेकिन एमा उसको रोक देती है और ये कहती है हम लोग ओजा कंपनी के डर्टी सीक्रेट्स का पता लगाने वाले हैं और ये इन्फॉर्मेशन हजारों की नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की है, तो मैं ये काम नहीं छोड़ सकती। जिसके बाद हाइगन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी माइक उसको रोक कर ये पूछता है क्या तुम्हारी वाइफ ये बात जानती थी कि तुम एक निंजा हो। जिस पर हाइगन ये कहता है कि मेरी वाइफ भी एक निंजा थी और ये बोलने के बाद हाइगन वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ओजा कंपनी का CEO यामाजी और काफी सारे लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर CEO ये कहता है कि हमने जिस बंदे को हाइगन को मारने के लिए भेजा था वो बंदा पूरी की पूरी एक आर्मी के बराबर था, लेकिन हाइगन ने उसे चुटकियों में मसल दिया। जिसके बाद ये सारे हाइगन को मारने का प्लान बनाने लगते हैं और ये निंजा कुछ बोलता है, लेकिन तभी यामाजी दूर से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इसके गले को दबा देता है और इसको चुप रहने के लिए कहता है। इसके बाद यामाजी ये कहता है कि हमें हाइगन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें उसकी निंजा टेक्निक को समझकर उससे लड़ने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इसके बाद यामाजी माइक के बारे में ये कहते हैं कि वैसे तो हमें इस बंदे से खतरा नहीं है, लेकिन जब भी हमें इस बंदे से दिक्कत होगी तो हम इसे टपका देंगे। लेकिन इन बंदों की सारी बातें एक क्रोस सुन रहा होता है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ओजा कंपनी का CEO अपनी सेक्रेटरी के साथ जा रहा होता है और उससे कहता है क्या सच में ये निंजा इतना ज्यादा खतरनाक है। जिस पर वो ये कहती है कि क्या तुम उससे डर रहे हो। जिस पर ये बंदा कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूँ ताकि उसी की तरह एक खतरनाक रोबोट बना सकूं। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है जहाँ पर हम यामाजी को देखते हैं और जाए यामाजी से हाइगन को मारने की परमिशन मांगता है, लेकिन यामाजी उसको मना कर देता है। और इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 3 निंजास काफी सारे बंदों को मारकर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड काफी सारे डॉक्यूमेंट्स को चुरा लेते हैं। और इसके बाद हम उस सीन को देखते हैं जहाँ पर जाए, मारी और हाइगन तीनों ही एक शिनोबी बनने की शपथ ले रहे होते हैं। जिसके बाद इन तीनों को अलग अलग निंजा टेक्निक के बारे में बताया जाता है, जिसको इन्हें अपने पास ही रखना है और किसी के सामने रिवील नहीं करना होता। और ये तीनों ही अपने क्लैन के सबसे खतरनाक निंजा होते हैं और इन तीनों में से ही आगे चलकर किसी एक को क्लैन को लीड करना होता है। और जब ये तीनों शपथ ले रहे होते हैं तो इस जगह पर हम यामाजी को भी देखते हैं। और इस सारी सेरेमनी खत्म हो जाने के बाद ये तीनों एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ पर हाइगन मजाक करते हुए जाय से कहता है तुम अपनी सीक्रेट टेक्निक जल्दी रिवील मत कर देना। जिस पर जाय ये कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, हो सकता है कि फ्यूचर में हम तीनों को एक साथ लड़ना पड़े। और इसके बाद ये तीनों एक प्रॉमिस करते हैं और इस ड्रिंक को एक साथ पी लेते हैं। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि हाइगन मारी को लेकर एक मिशन पर जाता है, जहाँ पर मारी को गोली लग जाती है। तो मारी को बचाने के लिए हाइगन इस मिशन को बीच में ही रोक देता है और खिड़की को तोड़कर सीधा बाहर पानी में कूद जाता है। जिसके बाद हाइगन उसकी
जान बचाने के लिए उसे अपने मुंह से ऑक्सीजन प्रोवाइड करने लगता है, जिसके बाद वो मारी की काफी ज्यादा देखभाल करने लगता है। लेकिन मारी उसे उसका मिशन कंप्लीट करने के लिए कहती है, लेकिन हाइगन उसे मना कर देता है। जिसके बाद मारी एक चाकू निकालती है और ये कहती है कि मैं अपने आप को मार लूंगी। लेकिन तभी अचानक हाइगन उसको रोक लेता है, जिस पर मारी ये कहती है कि ऐसे तो हमारा मिशन खराब हो जाएगा और हमारे कोड के हिसाब से हमें एक दूसरे के साथ लगाव नहीं रखना चाहिए और हमारे लिए हमारा मिशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस पर हाइगन ये कहता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तब से ही अपना कोड भूल चुका हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये कहने के बाद ये दोनों आपस में चिपकने लगते हैं। लेकिन तभी जाय इन दोनों को ढूंढता हुआ यहाँ पर पहुंच जाता है और उसे इन दोनों के बारे में पता लग जाता है। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम हाइगन को देखते हैं जो कि अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है और दूसरी तरफ हम जाय को देखते हैं जो कि उसी प्याले को देख रहा होता है। ये वही कप होता है जिसके अंदर उसने हाइगन और मारी के साथ ड्रिंक को शेयर किया था। और इसके बाद हम माइक को देखते हैं जो कि ऑजर कंपनी के पुराने एम्प्लॉय से मिलने जा रहा होता है। लेकिन तभी उसके पास उसके बॉस का फोन आता है जो कि उसे ये बताता है कि तुम्हें अब कोई भी काम नहीं दिया जाएगा और एमा को भी किसी दूसरे मिशन के लिए अपॉइंट कर दिया गया है। जिसके बाद माइक आखिरी बार एमा से मिलता है और एमा उसे खाने के लिए कहती है, जिस पर माइक राजी हो जाता है। और अगली सीन में हम हाइगन को देखते हैं जो कि उसी बंदे के बताए हुए पते पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी अचानक हाइगन को उसी बंदे का फोन आता है जो कि उसे ये कहता है कि तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। जिसके बाद ये बंदा हाइगन को ओजा सिटी की सिक्योरिटी के बारे में बताने लगता है कि वहाँ पर चारों तरफ ड्रोन्स हैं जो कि हर पल की निगरानी रखते हैं और इस सिटी के चारों तरफ सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि यहाँ पर आने वाले हर बंदे को चेक करते हैं। और इस पूरी की पूरी सिटी के ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर बना हुआ है जो कि बस पानी और हवा को ही अंदर आने देता है। जिसके बाद ये बंदा हाइगन को अंदर जाने का मैप देने के बारे में बताता है और ये कहता है कि अंदर काफी सारे सिक्योरिटी कैमरास हैं और खतरनाक लेजर्स भी, और यहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स हैं जो कि पलक झपकते ही तुम्हारा गेम बजा सकते हैं। और लास्ट में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर है जिसे मैं 5 सेकंड के लिए खोल सकता हूँ। हम इस काम को कल शुरू करने वाले हैं, क्या तुम तैयार हो? जिस पर हाइगन ये कहता है कि हाँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम दोबारा से माइक को देखते हैं जो कि ओजा कंपनी के पुराने एम्प्लॉय से मिलने के लिए जा रहा होता है और वो एमा के साथ हुई बात को भी याद करता है, जहाँ पर एमा ने माइक को उस बंदे के बारे में बताया था और माइक को उसका ख्याल रखने के लिए भी कहा था। इसके बाद हमारा सीन दोबारा से हाइगन पर आता है, जहाँ पर हाइगन अपने चेहरे पर मास्क लगाकर बिल्कुल रेडी हो जाता है। जिसके बाद वो बंदा दोबारा से हाइगन को कॉल करता है और ये कहता है, मैंने सारे के सारे सिक्योरिटी कैमरास को हैक कर लिया है, अब तुम्हारे पास सिर्फ 8 मिनट है। और फिर देखते ही देखते हाइगन ओजा सिटी की अंडरग्राउंड फैसिलिटी के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर ये बंदा हाइगन को फोन पर सारा कुछ बता रहा होता है और इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। हाइगन इन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही हाइगन लेजर ट्रैप से बचता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसका थूक एक लेजर से टकरा जाता है, जिसके बाद अलार्म बजने लगता है। जिसके बाद कुछ बंदे उसको मारने के लिए वहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हाइगन उन सभी को पेलता हुआ आगे बढ़ने लगता है। और फिर देखते ही देखते हाइगन उस लास्ट वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर के पास पहुंच जाता है और ये फोन वाला बंदा उसे 5 सेकंड के लिए बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही हाइगन उसे पार करने वाला होता है, तभी उसके सामने जाय आ जाता है और ये बैरियर दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि जाय और हाइगन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर होता है। जिसके बाद हाइगन जाय से पूछता है, क्या तुम जानते हो कि मारी मर चुकी है और क्या यामाजी ने उसे मारने का ऑर्डर दिया था? जिस पर जाय ये कहता है, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि मारी मर चुकी है और अब तुम्हारा नंबर है, तुम भी मरने वाले हो। और ये बोलने के बाद जाय वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि माइक ओजा कंपनी के एम्प्लॉय से मिलने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन ये जगह काफी ज्यादा सुनसान होती है। जिसके बाद माइक एमा से ये पूछता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो बंदा मुझे यहीं पर मिलेगा? जिस पर एमा ये कहती है कि पक्का उस बंदे के पास कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए वो यहाँ पर छिपा हुआ है। जिसके बाद माइक एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात ओजा कंपनी के एक एम्प्लॉय जेसन के साथ होती है। और इसके बाद हम दोबारा से उन्हीं सारे बंदों को देखते हैं जो कि हाइगन पर नजर रख रहे होते हैं और इन बंदों को इस बात का पता नहीं चलता कि अचानक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर बंद कैसे हुआ था। जिसके बाद यामाजी ये कहता है, शायद हाइगन को इस बात का पता था कि ये बैरियर बंद कब हुआ, इसीलिए वो आगे बढ़ता रहा। जिसके बाद वहाँ पर बैठा हुआ वो छोटा सा निंजा ये कहता है कि हमें हाइगन को मारने के लिए अपनी सारी की सारी फोर्स भेज देनी चाहिए, हम फालतू में ही अपना टाइम खराब कर रहे हैं। जिसके बाद हम दोबारा से हाइगन को देखते हैं और उसके पास दोबारा से एक अननोन कॉल आता है जो कि हाइगन को ये बताता है कि यामाजी और बाकी बंदों ने तुम्हें सिटी के अंदर आने के लिए अलाउ कर दिया है, लेकिन ये उनकी एक चाल है। जैसे तुम अंदर जाओगे वहाँ पर काफी सारी फोर्सेस तुम्हें मारने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। जिसके बाद हाइगन ही कहता है कि मुझे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर यामाजी को मारने के लिए आया हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे ये मौका दोबारा कब मिलेगा। जिसके बाद ये फोन वाला बंदा हाइगन को अंदर जाने की बाकी डिटेल्स देने लगता है और ये कहता है कि 7 बजे एक परेड होने वाली है जिसके अंदर घुसकर तुम अंदर जा सकते हो और तुम्हारी फाइट के लिए ऑल द बेस्ट। और ये कहने के बाद वो बंदा
फोन काट देता है। और अगले सीन में हम दोबारा से माइक और जेसन को देखते हैं, जहाँ पर जेसन माइक से पूछता है क्या तुम भी कुछ पैसों के लिए मेरी लोकेशन ओजा कंपनी को बता दोगे, जिस पर माइक ये कहता है कि मुझे बस कुछ जानकारी चाहिए, उसके बाद तुम्हें ये पता भी नहीं लगेगा कि मैं यहाँ पर आया था या फिर नहीं। इसके बाद ये दोनों अपने काम की बात करने लगते हैं, जहाँ पर जेसन माइक को लेकर एक बेसमेंट के अंदर जाता है, जहाँ पर उसने काफी सारी मशीन्स लगा रखी होती हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ओजा सिटी के अंदर एक फेस्टिवल चल रहा होता है, जिसका फायदा उठाकर हाइगन सिटी के अंदर घुस जाता है। लेकिन यामाजी और बाकी बंदे उसके हर एक मूव पर नजर रख रहे होते हैं। और जैसे ही हाइगन सिटी के अंदर घुसता है तो उसके सामने काफी सारे निंजास उसका स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। जिसके बाद जेसन ये बताता है कि उसे ओजा कंपनी से निकाल दिया गया था, इसीलिए वो इस कंपनी को बर्बाद करने के लिए काम कर रहा है। और माइक भी उसे सपोर्ट करता हुआ ये कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा है, इसलिए तुम्हें ओजा कंपनी को हैक करना चाहिए। और ये सुनने के बाद जेसन थोड़ा बहुत घबरा जाता है, जिस पर माइक ये कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें हर तरह से बचाने वाला हूँ। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से हाइगन पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हाइगन इन सारे के सारे निंजास को काफी गंदे तरीके से मार रहा होता है और काफी स्टाइल से अंधेरे के अंदर गायब हो जाता है। और इसके बाद हम दोबारा से जेसन को देखते हैं, जो कि ओजा कंपनी को हैक करने के लिए काम कर रहा होता है, लेकिन उसकी सारी की सारी चाल नाकाम हो जाती है। लेकिन तभी अचानक जेसन को सर्वर के ऊपर बाउंड नाम की फाइल दिखती है, जिसके अंदर काफी सारी अननोन आइडेंटिटीज होती है। लेकिन तभी माइक की नजर एमा के नाम पर जाती है और वो ये सोचता है कि एमा का नाम यहाँ पर क्या कर रहा है। माइक ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी ओजा के सर्वर जेसन को बाहर निकाल देते हैं और उसके साथ साथ बाहर काफी सारे बंदे आ जाते हैं, जो कि जेसन और माइक को घेर लेते हैं। और जैसे ये बंदे बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, तभी माइक वहाँ पर लगी हुई सारी की सारी गेम्स को ऑन कर देता है, जिनसे इन बंदों का ध्यान भटक जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर माइक और जेसन वहाँ से गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि हाइगन काफी सारे गार्ड्स और निंजास को मारकर आगे बढ़ रहा होता है। और यहाँ पर ओजा कंपनी के गार्ड्स माइक और जेसन के पीछे होते हैं और उनकी कार पर बार बार गोलियों से हमला कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि माइक गाड़ी से बाहर निकलता है और अपनी बंदूक निकालकर उन गार्ड्स को उड़ा देता है। और उसका निशाना काफी ज्यादा पक्का होता है, जिससे ये गार्ड्स एक ही वार में ढेर हो जाते हैं। और इसके बाद हम दोबारा से हाइगन को देखते हैं, जिसके सामने दो बंदे खड़े होते हैं, जो कि उसको देखकर वहां से भाग जाते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि हाइगन ने काफी सारे बंदों को मौत के घाट उतार दिया है और वो एक लिफ्ट के अंदर जाने लगता है और अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगता है कि वो अपनी फैमिली के साथ काफी ज्यादा खुश था, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया। और ये सोचने के बाद हाइगन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, हमें काफी बड़ा कमरा दिखाया जाता है। और जैसे ही हाइगन अंदर जाता है, तभी अचानक उसके पीछे 4 रोबोट्स आ जाते हैं और इसमें से एक रोबोट का कलर ग्रीन होता है और इसके अंदर वही निंजा बैठा होता है, जिसे हाइगन को मारने का काम सौंपा गया है। और ओजा कंपनी का सीईओ हाइगन के हर मूव पर नजर रख रहा होता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हाइगन जिस बिल्डिंग के अंदर होता है, उसके बाहर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा होता है, जिसके अंदर यामाजी बैठा होता है। और जैसे ही हाइगन उसे देखता है, तो हाइगन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक पिंक वाला रोबोट उसको रोक लेता है और उसके ऊपर एक काफी खतरनाक किक से अटैक करता है। और जैसे ही हाइगन उसके ऊपर अटैक करता है, तभी वो हाइगन को पकड़कर ऊपर आसमान में फेंक देता है, जिसके बाद वो बाकी रोबोट्स उसको जमीन में पटक देते हैं। जिसके बाद ये चारों रोबोट हाइगन की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक हाइगन अपनी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने स्मोक से अपने क्लोन बना लेता है, जिससे इन सारे रोबोट्स का ध्यान क्लोन पर चला जाता है। और हाइगन इसी मौके का फायदा उठाकर सीधा बिल्डिंग के कांच को तोड़कर बाहर निकल जाता है। फिर वो एक रस्सी की मदद से यामाजी के हेलीकॉप्टर पर लटक जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर से एक बंदा बाहर निकलता है, जो कि रस्सी पर फायर करता है और रस्सी टूट जाती है। जिसके बाद हाइगन हेलीपैड पर गिर जाता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि हाइगन का मास्क टूट जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन तभी अचानक वो चारों रोबोट्स दोबारा से हाइगन के पीछे आ जाते हैं। जिसके बाद हाइगन अपनी फैमिली के बारे में सोचता है और वो अपने हाथ में लगी हुई सुई को निकालता है और अपनी सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल करने वाला होता है। और हाइगन को उस डॉक्टर की बात भी याद आती है कि अगर उसने इस सीक्रेट आर्ट को इस्तेमाल किया तो वो मर भी सकता है। जिसके बाद हाइगन ये कहता है कि मैं कुछ ही सेकंड्स में अपनी फैमिली के साथ हूँगा। और ये कहने के बाद वो सुई को अपनी बॉडी के अंदर घुसाने लगता है। लेकिन तभी अचानक वो सारे के सारे रोबोट्स हाइगन पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद हाइगन हवा में उड़ता हुआ अपनी तलवार को ग्रीन वाले रोबोट के सर में घुसा देता है और इसके बाद वो एक स्मोक बॉम्ब छोड़ देता है। जिसके बाद उन सारे रोबोट्स को कुछ भी दिखाई नहीं देता और इसी मौके का फायदा उठाकर हाइगन उन सभी पर एक एक करके अटैक कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक एक रोबोट हाइगन के ऊपर फायर से अटैक करता है, लेकिन हाइगन उससे बच जाता है। जिसके बाद वो ये कहता है एक शांत तालाब सूरज की रोशनी में काफी चमकता है। और ये कहने के बाद हाइगन अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक कहीं से उड़ते हुए ब्लेड्स आते हैं, जो कि हाइगन को लगते हैं और फिर धीरे धीरे करके सारा स्मोक हटने लगता है और पिंक वाला रोबोट हाइगन को गर्दन से पकड़ लेता है। लेकिन तभी अचानक ग्रीन वाला रोबोट आकर हाइगन को पीछे फेंक देता है और ये कहता है कि ये तो मेरा शिकार
बेकार है, इसको मैं ही मारूंगा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि हाइगन काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो जमीन पर पड़ा होता है। अब धीरे धीरे बारिश भी शुरू हो जाती है, लेकिन तभी अचानक जाय भी वहाँ पर पहुँच जाता है। जिसके बाद जाय हाइगन से ये कहता है कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते पर तुम्हें मौत से कोई भी बचा नहीं सकता। और ये सुनने के बाद हाइगन दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और वो बार बार यामाजी का नाम लेने लगता है और जाय पर अटैक करता है, लेकिन हाइगन काफी कमजोर हो चुका था। जिसके बाद वो नीचे बैठ जाता है और इसके बाद जाय अपनी तलवार निकालता है और ये कहता है कि चलो इस खेल को यहीं खत्म करते हैं। और ये कहने के बाद जाय हाइगन पर अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि पिंक वाला रोबोट हाइगन को बचा लेता है और बाकी के 3 रोबोट्स के ऊपर एक डिवाइस लगा होता है जिससे वो तीनों काम करना बंद कर देते हैं। और जैसे ही जाय हाइगन की तरफ बढ़ता है तभी पिंक वाला रोबोट उसकी तरफ एक बॉम्ब फेंक देता है, जिससे काफी खतरनाक धमाका होता है। और इसके बाद हम माइक और जेसन को देखते हैं और ये दोनों ही काफी बुरी हालत में होते हैं। माइक को एक गोली लगी होती है, जिसके बाद जेसन उसको लेकर चल रहा होता है। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि जाय ने अपनी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने आप को इस खतरनाक धमाके से बचा लिया होता है। और ये सारे इस बात को लेकर हैरान होते हैं कि पिंक वाले रोबोट ने उन्हें धोखा क्यों दिया। तभी ग्रीन वाले रोबोट के अंदर बैठा हुआ वो निंजा ये कहता है कि अब लड़ने में और भी ज्यादा मजा आएगा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि पूरी की पूरी सिटी के अंदर सभी लोग हाइगन और पिंक रोबोट को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि पिंक रोबोट के अंदर कोई और नहीं बल्कि एमा होती है, जिसने हाइगन को बचा लिया था। और इसके बाद हमें पता लगता है कि ओजा कंपनी ने अपनी सिटी के हर एक बंदे के अंदर एक चिप फिट की होती है, जिससे वो उन्हें कंट्रोल कर रही होती है और इनका यूज वो हाइगन और एमा को ढूंढने के लिए करते हैं। इसके बाद हमारा सीन एमा और हाइगन पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर एमा हाइगन का इलाज कर रही होती है और ये कहती है कि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी तुम्हें ठीक होने में थोड़ा बहुत समय लगेगा। और इसके बाद हमें पता लगता है कि एमा का फेस रियल नहीं होता, उसने भी अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया होता है। जिस पर हाइगन ये पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर एमा ये बताती है कि उसे यामाजी ने ऐसा करने के लिए कहा था ताकि वो तुम पर नजर रख सके और तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक के बारे में पता लगा सके। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि एमा ने ही हाइगन को आवाज बदलकर फोन किया था और उसे सिटी के अंदर आने के लिए रास्ता बताया था। जिसके बाद हाइगन उससे पूछता है कि अगर तुम यामाजी के साथ काम कर रही हो तो तुमने मेरी जान क्यों बचाई। जिस पर एमा ये कहती है कि मेरी लाइफ में मेरा एक पर्सनल गोल भी है और तुम्हारे बिना मैं ये पूरा नहीं कर सकती, और अगर तुम दोबारा से उन रोबोट्स के सामने गए तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। तुम्हारी निंजा टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वो उन रोबोट्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक रोबोट डिजाइन कर रही हूँ। और अगले सीन में हम यामाजी को देखते हैं, जिसके पास एक बंदा आकर उसे बताता है कि एमा अपने साथ एक सूट लेकर गई है जिसको यहाँ पर टेस्टिंग के लिए लाया गया था। जिस पर यामाजी ये कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसके बाद हम दोबारा से एमा को देखते हैं, जो कि हाइगन को इस खतरनाक सूट के बारे में बता रही होती है। और ये सूट अब तक का सबसे खतरनाक सूट है, एक बार मैं इसके सारे काम कंप्लीट कर दूं उसके बाद ये तुम्हारे लिए एक आर्मर का काम करेगा। इसके बाद अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे बंदे इन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता। और इसके बाद हम माइक और जेसन को देखते हैं, जो कि एक घर के अंदर होते हैं, जहाँ पर माइक जेसन से ये कहता है कि FBI के लोग मुझ पर काफी पहले से नजर बनाए हुए थे और मुझे ऐसा नहीं लगता था कि वो मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे। इसके बाद हमारा सीन दोबारा से एमा के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर एमा इस सूट को चालू करने के लिए काम कर रही होती है, लेकिन एनर्जी कम होने की वजह से ये सूट स्टार्ट नहीं होता। जिसके बाद एमा ये सोचने लगती है कि हमें इस सूट के लिए एक रिएक्टर चाहिए जो कि इसके लिए हार्ट का काम करेगा, और ये सिर्फ ओजा कंपनी के हेडक्वार्टर में ही मिल सकता है, और अगर मैं वहाँ पर गई तो मैं जिंदा वापस नहीं आऊंगी। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि हाइगन अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा होता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके बाद हाइगन एक पास्ट को याद करता है जहाँ उसे चोट लगी थी और उसकी वाइफ उसके पट्टी कर रही होती है और ये कहती है कि जब लोग ज्यादा गुस्सा होती हैं तो वो अपना फोकस खो देते हैं, और जब लोग ज्यादा चौकन्ने होती हैं तो वो अपनी तेजी को भी खो देते हैं। हमें अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा, हम अपने दिमाग को कंट्रोल करने के बाद खुद को काफी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। और मारी की ये सारी बात सोचने के बाद हाइगन काफी ज्यादा शांत हो जाता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने पूरा का पूरा चप्पा चप्पा छान लिया होता है, लेकिन उन्हें हाइगन और एमा कहीं भी दिखाई नहीं देते। लेकिन तभी अचानक उन्हें एक एरिया दिखाई देता है जहाँ पर पिछले 2 हफ्तों से काफी सारी एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है, जिसका मतलब वहाँ पर एक काफी बड़ा डिवाइस काम कर रहा है। और ये सुनने के बाद बिग डी ये कहता है, ओह तो मैं वहाँ जाऊंगा उन दोनों को पकड़ने के लिए, क्योंकि मैं काफी ज्यादा लकी हूँ। और ये बोलने के बाद वो उन दोनों को पकड़ने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमारा सीन दोबारा से एमा के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि एमा ने सूट का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है और एमा इस सूट का नाम कामुई रखती है। वो हाइगन को ये बताती है कि ये सूट लड़ाई के दौरान अपना हाईएस्ट लेवल अचीव कर सकता है, और ये सूट बाकी सूट से काफी ज्यादा अलग है। इसको पहनने वाले का ब्रेन जब तक इसके साथ मर्ज नहीं हो जाता तब तक ये सूट काम नहीं करेगा।
और इसके बाद हमें बताया जाता है कि ये सूट यूजर के अकॉर्डिंग काम करेगा। जैसे यूजर अपने ब्रेन में इंटेंस चीजें सोचेगा तो ये सूट भी इंटेंस मोड में आ जाएगा। और इसके बाद एमा हाइगन को एक वार्निंग देते हुए ये कहती है कि जब तक ये सूट तुम्हारी बॉडी के साथ सिंक नहीं हो जाता तो तुम्हें अपनी आंखें नहीं खोलनी है, भले ही तुम्हें कोई चाकू क्यों ना मार रहा हो। और वो हाइगन से ये कहती है कि इस बार अगर तुम मरे तो मैं तुम्हारी जान नहीं बचा सकती, मैंने पिछली बार भी तुम्हारी जान बचाई थी। और इसके बाद हमें पता लगता है कि जब हाइगन के घर पर अटैक हुआ था तो उस समय वहाँ पर एमा भी मौजूद थी। और जब हाइगन भागकर अपने बच्चे के कमरे में जा रहा होता है तभी एमा उसकी गर्दन में कुछ निडल्स को मारती है, जिससे हाइगन की पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है। और निंजास के लीडर को ऐसा लगता है कि हाइगन मर चुका है और वो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही हाइगन को ये बात पता लगती है कि एमा ने उसकी जान बचाई थी तभी हाइगन गुस्से में आकर एमा को पकड़ लेता है और ये कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों बचाया, तुम्हें मेरी फैमिली को बचाना चाहिए था। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एमा उसको शॉक दे देती है, जिसके बाद हाइगन एक गहरी नींद के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी अचानक एमा के सिस्टम पर एक अलर्ट आता है और उसे पता लगता है कि बिग डी उसके ठिकाने पर पहुंच चुका है। और जैसे वो एक टनल के गेट को अपनी लेजर से काटता है तभी अचानक वहाँ पर एक बॉम्ब होता है जो कि जोर से फटता है और ये सारे के सारे उस बॉम्ब की चपेट में आ जाते हैं। जिसके बाद एमा को ऐसा लगता है कि मामला अब शांत है। लेकिन तभी अचानक एक ग्रीन रोबोट छत की दीवार को फाड़ता हुआ अंदर आने की कोशिश करता है, जिसको देखकर एमा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे ये पूछती है कि आखिरकार तुमने हमें ढूंढा कैसे। जिस पर वो ग्रीन वाला रोबोट ही कहता है कि मुझे इस बात पर पूरा यकीन था कि तुम दोनों इतनी जल्दी मर नहीं सकते और तुम ये बात जानते हो ना कि इस शहर के हर एक व्हीकल पर हमारी नजर है और जब से तुम दोनों गायब हो तब से एक व्हीकल लगातार चल रही है। और इसके बाद हमें पता लगता है कि एमा और हाइगन एक एडवर्टाइजिंग ट्रक के अंदर होते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो सूट हाइगन के साथ बस 10% ही सिंक हुआ होता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे ही ग्रीन रोबोट उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी एमा ट्रक की डायरेक्शन को चेंज कर देती है, जिससे वो रोबोट नीचे गिर जाता है और ट्रक भी पलट जाता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि एमा ट्रक के अंदर से अपना सूट पहनकर बाहर निकलती है तभी अचानक रोड के अंदर से 2 चार्जर निकलते हैं, जिससे ये दोनों बंदे अपने अपने रोबोट को चार्ज कर लेते हैं। और इसके बाद हम दोबारा से माइक को देखते हैं जो कि बार बार एमा को कॉल कर रहा होता है, लेकिन एमा उसकी कॉल का जवाब नहीं देती। इसके बाद हम दोबारा से एमा को देखते हैं जो कि उस रोबोट से फाइट कर रही होती है, लेकिन ये बंदा शुरू से ही एमा के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। जिसके बाद एमा अपने आसपास के सारे ट्रक्स को और ड्रोन्स को हैक करते हुए उस ग्रीन रोबोट से ये कहती है कि तुम जैसा कचरा कभी भी एक असली निंजा नहीं बन सकता जो कि बस मजे के लिए दूसरों को मारता है। और फिर देखते ही देखते सारे ट्रक्स और ड्रोन्स उस ग्रीन रोबोट पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये बंदा उन सारे ड्रोन्स को एक एक करके तोड़ने लगता है और ये कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस लड़ाई चाहिए, एक ऐसी लड़ाई जो कि जिंदगी और मौत के बीच में हो। जिसके बाद ये बंदा एमा के ऊपर काफी खतरनाक अटैक्स करना शुरू कर देता है, लेकिन एमा भी अपनी एक निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे ग्रीन रोबोट को एमा के काफी सारे क्लोन दिखाई देने लगते हैं और ये सारे एक एक करके ग्रीन वाले रोबोट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बंदा अपने आप को बचाने के लिए एक जोरदार शॉक वेव छोड़ता है, जिससे सारे के सारे क्लोन्स एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि इन दोनों रोबोट का चार्ज धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जिसके बाद ये दोनों अपने अपने चार्जिंग पॉइंट की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन ग्रीन वाला रोबोट एमा के चार्जिंग पॉइंट को तबाह कर देता है, जिसके बाद एमा अपने सूट को चार्ज नहीं कर पाती। जिसके बाद वो बंदा अपने ग्रीन रोबोट को पूरा चार्ज कर लेता है और एमा के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और उसे काफी गंदे तरीके से मारने लगता है। लेकिन अभी भी हाइगन और उसके सूट की सिंकिंग बस 40% ही होती है। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि एमा ने हाइगन के दिमाग में एक रिकॉर्डिंग छोड़ी होती है और जैसे ही एमा मरने वाली होती है तभी हाइगन के दिमाग में वो रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है। अगर ये रिकॉर्डिंग प्ले हो चुकी है इसका मतलब साफ है, या तो मैं मरने वाली हूँ और या तो मैं मर चुकी हूँ। और तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया, सच्चाई यही है कि तुम्हारी वाइफ ने भी मुझे एक बार मरने से बचाया था और तब से ही हम दोनों कांटेक्ट के अंदर थे। लेकिन जैसे ही मारी के ऊपर हमला हुआ मुझे इस बात की खबर काफी लेट पहुंची और तब तक काफी देर हो चुकी थी। और मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं बचा पाई, लेकिन मारी ये चाहती थी कि तुम एक अच्छी लाइफ स्पेंड करो, इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। मुझसे जितना हुआ मैंने उतना किया। गुड बाय हाइगन। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो ग्रीन वाला रोबोट एमा को काफी गंदे तरीके से मार रहा होता है, लेकिन तभी अचानक हाइगन के अंदर कुछ बदलाव होने लगते हैं और उसकी सिंकिंग 50% से सीधा 100 हो जाती है। और फिर देखते ही देखते कामुई अपने आसपास की बिल्डिंग्स की सारी एनर्जी खींच लेता है, जिससे चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। जिसे देखकर ग्रीन वाला रोबोट काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो उस ट्रक की तरफ देखता है जिसके अंदर हाइगन होता है। और इसके बाद हम हाइगन को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ की कही हुई बातों को याद कर रहा होता है कि तुम्हें अपने आप को आग की तरह ठंडा और बर्फ की तरह गर्म रखना है। और ये सोचते सोचते कामुई पूरी तरह
तरह से चार्ज हो जाता है और कामुई पर यामाजी और बाकी बंदे कैमरे में से नजर रख रहे होते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि निंजा हाइगन को कामुई के अंदर देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जिसके बाद वो हाइगन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी अचानक हाइगन उसके ऊपर एक जोरदार किक मारकर उसे पीछे गिरा देता है और इसके बाद हाइगन एमा को भी मरने से बचा लेता है। और इसके बाद इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि निंजा हाइगन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक्स करना शुरू कर देता है, लेकिन हाइगन उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और फिर देखते ही देखते कामुई की स्पीड और भी ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि हाइगन सारे हमलों को काफी आराम से सेंस कर पा रहा होता है, इसीलिए कामुई उसकी स्पीड को और भी ज्यादा तेज कर देता है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि निंजा हाइगन के ऊपर अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन हाइगन उसके सारे हमलों को चीरता हुआ अपनी तलवार को उसकी छाती के आर पार कर देता है, जिसके बाद वो निंजा काफी ज्यादा घायल हो जाता है और हाइगन से ये कहता है, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाया और आज मुझे ये बात समझ आ गई कि असली निंजा आखिरकार कैसे लड़ता है। पर मुझे इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, क्योंकि मैंने काफी लंबे टाइम के बाद एक अच्छी लड़ाई लड़ी है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं मरते मरते तुम्हें भी अपने साथ लेकर चला जाऊं। और ये बोलने के साथ ही वो निंजा अपने सूट के अंदर एक बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और जैसे ये बॉम्ब फटता है तो वो दोनों इसकी चपेट में आ जाती हैं। लेकिन हाइगन इतना ज्यादा तेज होता है कि वो उस निंजा को उसके सूट से बाहर निकालकर बचा लेता है, जिसके बाद हाइगन उस निंजा की तरफ देखता है और ये कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आराम से मरने नहीं दूंगा और तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है, जहाँ पर हम यामाजी और बाकी बंदों को देखते हैं और यहाँ पर ओजा कंपनी की सेक्रेटरी ये बता रही होती है कि आज सुबह हमारे पास एक निंजा का कटा हुआ सर डिलीवर हुआ है। इसका मतलब ये है कि हाइगन हमें कुछ न कुछ जरूर बताना चाह रहा है। लेकिन ओजा कंपनी का सीईओ इन सारी बातों को इग्नोर कर देता है और वो ये कहता है कि मुझे इन सारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस उस सूट का डेटा चाहिए, अगर मुझे वो मिला तो मजा ही आ जाएगा। जिस पर वो ये कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाइगन हमारे साथ कोई भी डील करेगा। जिस पर ओजा कंपनी का सीईओ ये कहता है, क्या हम उसे बहुत सारे पैसे देकर खरीद नहीं सकते? और ये सुनने के बाद यामाजी अपनी सीट से उठता है और जाने लगता है। लेकिन तभी वो ये कहता है, मैं ये जानता हूँ कि इन सब बातों से कुछ भी नहीं होने वाला और हमें बस अपना प्लान तेज करना चाहिए और मुझे अपने मकसद की चिंता है। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से पलटता है और हम हाइगन और एमा को देखते हैं, जहाँ पर एमा हाइगन को ये बता रही होती है कि हमें अभी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग इतनी जल्दी हम पर दोबारा से अटैक नहीं करेंगे और हमने उनके काफी खतरनाक बंदे को मार दिया है और जब तक उन्हें ऐसा बंदा नहीं मिल जाता जो कि तुमसे टक्कर ले सके तब तक वो कुछ भी नहीं करने वाले। और इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाय भी एक सूट के सामने खड़ा होता है। और इसके बाद दूसरे सीन में हम यामाजी और जाय को देखते हैं, जहाँ पर यामाजी उससे ये कहता है कि तुम ये बात जानते हो ना कि अब बस 2 ही लोग बचे हैं। और ये सुनने के बाद जाय अपना सर झुका लेता है और ये कहता है कि मैं लाइफ के आखिरी छोर तक तुम्हारा साथ दूंगा। और इसके बाद यामाजी उसे हाइगन को मारने का ऑर्डर दे देता है, जिसका जाय को काफी लंबे टाइम से इंतजार था। और इसके बाद हम दोबारा से हाइगन और एमा को देखते हैं, जहाँ पर हाइगन एमा से ये पूछता है कि तुम्हारा मारी के साथ क्या रिश्ता है? जिस पर एमा ये बताती है कि मारी ने ही मेरी जान बचाई थी, आज मैं जो भी हूँ उसी की वजह से हूँ। और इसके बाद हमें एमा का एक पास दिखाया जाता है, जहाँ पर एमा एक बंदे को मार देती है, लेकिन तभी अचानक मारी वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेती है। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि मारी एमा का टेस्ट ले रही होती है, जहाँ पर एमा पास हो जाती है। और इसके बाद से ही एमा मारी के अंडर काम करना शुरू कर देती है और एमा के लिए मारी एक आइडियल निंजा होती है। और उस समय सभी लोग जाय, हाइगन और मारी को सबसे खतरनाक और बेहतरीन निंजा माना करते थे, लेकिन एमा अपने चेहरे पर हमेशा एक मास्क लगाकर रखती थी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि मारी एक बार एमा से उसके मास्क के बारे में पूछती है। इसके बाद एमा ये बताती है कि जब वो छोटी थी तो एक एक्सीडेंट में उसका पूरा का पूरा चेहरा खराब हो गया था और इसीलिए उसकी फैमिली ने एमा को छोड़ दिया था, जिसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ने उसे अडॉप्ट कर लिया और उसे निंजा बनने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। जिसके बाद निंजा का लीडर ये कहता है, तुम्हारा फेस बुरे तरीके से खराब हो चुका है और तुम्हें अब एक आम इंसान नहीं रहना चाहिए, तुम्हें एक निंजा बन जाना चाहिए, एक ऐसा निंजा जो किसी का भी रूप ले सके। और ये सुनने के बाद एमा काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और फिर देखते ही देखते एमा अपना रूप बदलना सीख लेती है। और इसके बाद जैसे ही मारी एमा का मास्क हटाकर उसका असली फेस देखती है तो वो उससे ये कहती है, तुम्हारा चेहरा सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि तुम इसी चेहरे की वजह से इतनी काबिल निंजा बनी हो। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एमा मारी की तारीफ कर रही होती है और ये कहती है कि मारी के शब्दों ने मेरी लाइफ पूरी चेंज कर दी, वो एक बेहतरीन निंजा होने के साथ साथ एक अच्छी इंसान भी थी। और इसके बाद हम दोबारा से एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर मारी एमा को ये बता रही होती है कि मैं बचपन से ही जाय और हाइगन के साथ पली बड़ी हूँ, वो दिखने में काफी खतरनाक लगते हैं लेकिन दिल से काफी अच्छे हैं। मारी की बात सुनने के बाद एमा ये कहती है कि निंजास के लिए अटैचमेंट काफी बुरी चीज है और आखिर में आकर फीलिंग्स ही एक निंजा को मार देती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि मारी एमा को अपनी सीक्रेट टेक्निक सिखाना शुरू कर देती है और ये वही टेक्निक होती है जो कि एमा ने हाइगन के ऊपर इस्तेमाल की थी। और इसके बाद एमा उससे ये पूछती
पूछती है कि हमें तो ये बताया गया था कि हमें अपना सीक्रेट आर्ट किसी को भी नहीं सिखाना है, जिस पर मारी कहती है क्या पता ये कभी तुम्हारे काम आ जाए। और इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि यामाजी यूएस आर्मी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है, जिसके बाद वो अपने सारे निंजास को लेकर यूएस आ जाता है और उसके निंजा यूएस आर्मी के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। जब एक दिन एमा अपनी रिपोर्ट यामाजी को देती है तो वो उससे ये पूछता है क्या तुम ये बता सकती हो कि निंजास के लिए उनका प्राइड क्या है, जिस पर एमा ये कहती है कि निंजास के लिए उनकी प्राइड जापान की रक्षा करना है, जिस पर यामाजी ये कहता है सपोज करो अगर जापान ही मिट जाए तो उस केस में निंजास का क्या होगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि निंजास का लीडर बीमार रहना शुरू कर देता है, जिसके बाद यामाजी सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। पर कुछ निंजा इस बात से खुश नहीं होते और इसके बाद हमें दोबारा से एमा और मारी को दिखाया जाता है, जहाँ पर मारी उससे बताती है कि मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ और मैंने निंजास के कोड को तोड़ दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि हाइगन और मारी अपनी फैमिली बसाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि निंजास के लीडर की डेथ भी हो चुकी होती है। जिसके बाद यामाजी सारे निंजास को ये बताता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अब जापान के रूल्स को फॉलो नहीं करेगी और हम यहाँ से अब यूएस ट्रांसफर हो जाएंगे और जो भी निंजा इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा उसे ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाएगा। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि 3 सीनियर निंजास यामाजी के ऑर्डर का विरोध करते हैं और उनमें से 2 निंजा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी यामाजी अपनी सीक्रेट निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करके उन दोनों को मार देता है, जिसके बाद वो तीसरा निंजा भी डर जाता है। जिसके बाद काफी सारे निंजास यामाजी के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते। और इसके बाद यामाजी उनसे ये कहता है कि मैं एक असली निंजा हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं अपने निंजास को मरने नहीं दूंगा। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि वो सारे निंजास जो कि यामाजी के अगेंस्ट होते हैं वो उसको मारने के लिए प्लान बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सीनियर निंजा उनको रोक देता है और वो ये कहता है कि अगर हमने यामाजी से बदला लिया तो वो हम सबको मार देगा, जिससे निंजास का वजूद खत्म हो जाएगा। इससे बेहतर ये है कि हम सब यहाँ से भाग जाएंगे। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि मारी सीनियर निंजा से मिलने के लिए आती है और वो उसे वही बटन दिखाती है जिसे गर्दन पर लगाकर अपने फेस को बदला जा सकता था। जिसके बाद मारी उनसे ही कहती है मैं अकेली ही इस पर काफी लंबे टाइम से काम कर रही थी, तो ये हमें छिपने में और यहाँ से भागने में मदद करेगा। जिसके बाद सीनियर निंजा उसे थैंक्स बोलकर उसे अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए कहता है। पर जैसे ही मारी वहाँ से जा रही होती है तभी उसकी मुलाकात एमा से होती है, जो कि उससे ये कहती है कि पुराने निंजास के लीडर ने मुझे एक काम दिया था। और इसके बाद हमें पता लगता है कि एमा मारी पर नजर रख रही होती है ताकि वो ये पता लगा सके कि मारी एक अच्छी निंजा है या फिर नहीं, और अगर वो लीडर बनने के लायक नहीं है तो उसे मार दिया जाए। और ये सुनने के बाद मारी कहती है कि मैं इस बात को पहले से ही जानती थी। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि एमा उससे अपना बच्चा गिराने को कहती है जिससे वो दोबारा से एक असली निंजा बन सके, लेकिन मारी मना कर देती है। जिसके बाद ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और मारी उससे ये कहती है कि तुम इतने टाइम से अपनी पावर्स छुपा रही थी। जिस पर एमा ये कहती है कि लोगों को धोखा देना और अपना चेहरा बदलना यही मेरा काम है। और फिर देखते ही देखते एमा मारी पर भारी पड़ना शुरू कर देती है और उसको हरा देती है। जिसके बाद एमा उससे ये कहती है कि अगर तुम अपने बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं करती तो आज तुम जीत जाती। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एमा उसको मार नहीं पाती और वो खुद को मारने के लिए अपनी तलवार को अपने पेट में घुसा रही होती है। पर तभी मारी उसको रोक लेती है और ये कहती है कि निंजास के पास इमोशंस नहीं होते, लेकिन मेरे पेट में पल रहे बच्चे ने मुझे एक आस दी है, वो मेरे लिए एक फैमिली का काम करेगा। और इमोशंस कभी भी एक निंजा को नहीं मारते, वो तो बस उसे एक नई जिंदगी देते हैं। और तुम अपने आप को मत मारो, मैंने हमेशा से तुम्हें एक फैमिली माना है। और ये सारी बातें सुनने के बाद एमा रोने लगती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि एमा यामाजी के साथ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाती है ताकि वो उन सब पर नजर रख सके। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि एमा FBI पर नजर रखने के लिए उसमें शामिल भी हो जाती है। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर एमा हाइगन को ये बताती है कि जब भी मारी लड़ा करती थी तो वो किसी न किसी को बचाना चाहती थी और मारी सच में एक हाई रैंक निंजा थी और मैं भी मारी की तरह ही अपनी ड्यूटी को निभाना चाहती हूँ। और इसके बाद एमा हाइगन को ये बताती है कि जब मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थी तो मैंने यामाजी के मास्टर प्लान का पता लगा लिया था कि आखिरकार वो क्या करना चाहता है। और इसके बाद अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ओसा कंपनी का CEO और एक प्रेसिडेंट के बीच में एक मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पर ओसा कंपनी का CEO उसके सामने एक प्लान रखता है जिसके अंदर ओसा कंपनी उसकी कंट्री के अंदर एक पावर प्लांट स्टार्ट करेगी। लेकिन वो प्रेसिडेंट इसके लिए मना कर देता है और ये कहता है कि हम इसके लिए इतनी ज्यादा जल्दी नहीं कर सकते, वरना हमारी कंट्री के अंदर प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद ओसा कंपनी का CEO उसे काफी सारे बड़े लोगों के और पॉलिटिशियंस के नाम दिखाता है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दिया है, जिसको देखने के बाद ये प्रेसिडेंट काफी ज्यादा चौंक जाता है। और फिर अगले सीन में हम दोबारा से हाइगन और एमा को देखते हैं, जहाँ पर एमा हाइगन को यामाजी के सारे प्लान के बारे में बता रही होती है कि यामाजी ओजा कंपनी को बचाने के लिए सारे निंजास का इस्तेमाल कर रहा है और ओजा कंपनी सारी कंट्रीज के एनर्जी सोर्सेज पर अपना कब्जा करना चाहती है। और इसके बाद एमा ये बताने लगती है कि जब मैंने यामाजी के साथ काम करना शुरू किया था तो मुझे इस
इस बात का पता लग गया था कि यामाजी और ओजा कंपनी सारे के सारे निंजास को एक पपेट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने इनके बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी ताकि मैं बाद में तुम्हारी मदद कर सकूं। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम माइक और जेसन को देखते हैं, जहाँ पर माइक जेसन को निंजास के बारे में सारा कुछ बता देता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद जेसन काफी ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद माइक जेसन को ये समझाता है कि अगर तुम ऐसे ही अकेले ओजा कंपनी के सर्वर्स को हैक करने की कोशिश करते रहते तो एक दिन तुम जरूर पकड़े जाते, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो तो तुम मेरा साथ दे सकते हो और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और ये सुनने के बाद जेसन चैन की सांस लेता है। इसके बाद हम दोबारा से एमा और हाइगन को देखते हैं, जो कि एक जाम में फंस जाते हैं और आगे सिक्योरिटी चेकिंग चल रही होती है। लेकिन तभी अचानक एमा वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेती है और जैसे तैसे वहाँ से निकल जाती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि हाइगन एमा से यामाजी की लोकेशन के बारे में पूछता है, लेकिन एमा को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। लेकिन इसके बाद एमा ये कहती है कि हमने जो कुछ भी किया है उसके बाद यामाजी ने अपने प्लान को काफी ज्यादा तेज कर दिया होगा, इसलिए हमें कामुई को भी सुपर चार्ज करना पड़ेगा। और इसी के लिए ये दोनों एक अनफिनिश्ड पावर प्लांट की तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद एमा हाइगन से ये कहती है, लेकिन तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जिसके बाद हाइगन ये कहता है कि मैं अपने गुस्से पर इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं कर सकता। और फिर देखते ही देखते रात हो जाती है और ये दोनों एक सुनसान सी जगह पर रुक जाते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हाइगन अब भी मारी के बारे में ही सोच रहा होता है। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम ये देखते हैं कि ओजा कंपनी का सीईओ एक और प्रेसिडेंट को अपने निंजा रोबोट का डेमो दे रहा होता है कि कैसे एक निंजा रोबोट किसी भी देश की आर्मी को चुटकियों में हरा सकता है। और ये देखने के बाद प्रेसिडेंट काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। और इसके बाद अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि बिग डी अपने रोबोट को वायरलेसली चार्ज करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक हम एमा को देखते हैं, जो कि वहीं पर होती है और वो कामुई के लिए एक चार्जिंग प्लेट उठा लेती है, जिससे हाइगन कामुई को कहीं भी चार्ज कर सकता है। और इसके बाद एमा यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक बिग डी उसको देख लेता है और इसके बाद वो एमा पर अटैक करना शुरू कर देता है और वो अपने दो बड़े बड़े रोबोटिक कीड़ों से एमा पर हमला करता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एंट्री होती है कामुई की और हाइगन सही समय पर आकर एमा को बचा लेता है। और हाइगन को देखने के बाद बिग डी ये कहता है कि ये तो एक वॉरियर टाइप रोबोट है और मैं हमेशा से ही एक वॉरियर टाइप रोबोट के साथ लड़ना चाहता था, और मुझे ये बात पता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें यामाजी का पता बता दूंगा। पर एमा को ये सारी बातें चाल लग रही होती हैं, जिस पर हाइगन ये कहता है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं इसे हरा दूंगा तो मैं यामाजी का पता लगा सकता हूँ। और फिर देखते ही देखते कामुई उन कीड़ों से भिड़ जाता है, लेकिन तभी अचानक एक कीड़ा कामुई को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स देना शुरू कर देता है। और ये देखने के बाद एमा ये सोचती है कि जरूर इसके पास कोई दूसरा प्लान है, इससे पहले ये कोई दूसरा प्लान अप्लाई करे मुझे कुछ करना पड़ेगा। और ये सोचने के बाद एमा भागकर पावर रिएक्टर की तरफ जाने लगती है, जिससे बिग डी अपने रोबोट को चार्ज कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक एमा के सामने बिग डी का दूसरा कीड़ा आ जाता है, लेकिन एमा उससे बचकर पावर रिएक्टर की तरफ भागने लगती है। और इसके बाद हम हाइगन को देखते हैं, जो कि उस कीड़े की पकड़ से छूट जाता है और इसके बाद वो बिग डी के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद बिग डी कामुई के ऊपर काफी खतरनाक अटैक्स करना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ हम एमा को देखते हैं, जो कि उस कीड़े को एक शॉक देकर कुछ देर के लिए बेहोश कर देती है। और फिर जैसे ही एमा पावर रिएक्टर की तरफ बढ़ती है तो वो रोबोटिक कीड़ा दोबारा से एमा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार एमा एक एनर्जी सिलेंडर को उसकी तरफ फेंकती है और उसके ऊपर गोली चला देती है, जिसके बाद एक काफी खतरनाक धमाका होता है और आसपास की सारी चीजें टूटना शुरू हो जाती हैं और पावर सप्लाई भी बंद हो जाती है। और एमा इस धमाके से बचने के लिए जमीन पर लेट जाती है, लेकिन ये धमाका इतना ज्यादा तेज होता है कि जमीन भी टूट जाती है और एमा नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी कामुई आकर उसको बचा लेता है, पर देखते ही देखते कामुई की बैटरी भी खत्म होने लगती है, जिसको देखकर बिग डी ये कहता है, अरे वाह क्या नजारा है, अगर मैं अपने बंदों को यहाँ पर बुला लूं तो तुम्हारा काम यहीं पर खत्म हो जाएगा। पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुमसे एक असली वॉरियर की तरह लड़ना चाहता हूँ, तो अगली बार हमारी मुलाकात आखिरी मुलाकात होगी। और ये कहने के बाद बिग डी वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद अगली सीन में हम ये देखते हैं कि हाइगन और एमा दोबारा से उस ट्रक के अंदर जा रहे होते हैं, जहाँ पर हाइगन एमा के हाथ में पट्टी कर रहा होता है। जिसके बाद हाइगन उससे पूछता है, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरी जान बचाकर मारी की इच्छा पूरी कर रही हो, लेकिन मारी ने ऐसा नहीं कहा था, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जिस पर एमा ये कहती है कि मैं थोड़ी सेल्फिश हूँ और मैंने मारी के मरने के बाद खुद से ही वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगी, और तुम मुझे भले समझो या ना समझो, ये मैं खुद के लिए कर रही हूँ। और ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक एमा की वॉच में एक नोटिफिकेशन आती है, जिससे उसे ये पता लगता है कि किसी ने उसका कंप्यूटर ऑन किया है। इसको देखकर हाइगन को ऐसा लगता है कि ये निंजा ऑर्गेनाइजेशन का काम है, पर एमा ये समझ जाती है कि ये सब माइक ने किया है। और इसके बाद हमारा सीन माइक और जेसन पर जाता है, जो कि एमा की कार से ट्रेवल कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जेसन एमा के कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश कर रहा होता है और वो ऐसा नहीं कर पाता और वो फेल हो जाता है। जिसके बाद जेसन माइक से ये कहता है कि ये सारा कुछ कोई जीनियस ही कर सकता है, इसका मतलब एमा कोई नॉर्मल इंसान नहीं
नहीं है। और इसके बाद माइक एमा के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि कार का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। और इसके बाद हमें एमा और माइक का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों पहली बार मिलते हैं और माइक उसे मिलने के लिए एक बार के अंदर बुलाता है और उसे ये समझा रहा होता है, तुम्हें दूसरों की बात सुननी चाहिए और तुम्हें सारा कुछ अकेले नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने दोस्तों पर भी भरोसा होना चाहिए। और इसके बाद माइक उसे अपने ऊपर भरोसा करने के लिए कहता है, लेकिन एमा इसके लिए अभी रेडी नहीं होती। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि माइक बार में खड़ा होकर गाना गाने लगता है और ये वही गाना होता है जो कि रेडियो में बज रहा होता है। और तभी से माइक और एमा एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि माइक और जेसन अपनी कार को रोक देते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के बंदे उन्हें मारने के लिए उनका पीछा कर रहे हैं। और इसके बाद जेसन गाड़ी से बाहर निकलता है और वो अपने सामने खड़े हुए बंदे के पास पटाखे फेंक देता है। पर जैसे ही माइक गाड़ी से बाहर निकलता है तो वो अपने सामने हाइगन को देखता है और इसके बाद ये चारों आपस में बैठकर बात करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर एमा माइक को अपने बारे में सारा कुछ बता देती है। और एमा की सच्चाई सुनने के बाद माइक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एमा से ये कहता है, तुमने जानबूझकर मुझे जेसन के पास भेजा ताकि मैं इन सारी चीजों से दूर रहूं। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है एमा। और ये बोलने के बाद माइक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर नीचे पड़े पटाखों पर पड़ जाता है, जिससे माइक को चोट भी लग जाती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि एमा माइक की चोट पर पट्टी बांध रही होती है और उससे माफी मांगने लगती है, जिसके बाद माइक उससे ये कहता है कि तुमने शायद किसी को सच ना बताने वाली कसम खाई है। और इसके बाद माइक अपनी बच्ची की ड्राइंग एमा को देता है और ये कहता है कि मैंने भी एक कसम खाई है। एक एक्सीडेंट में मेरी बच्ची की जान चली गई थी और तभी से मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं सारे मासूमों की जान बचाऊंगा। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि ये कसम मुझे ही खाने को दौड़ रही है। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि सारे इंसान एक ही जैसे होते हैं, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी चीज से बंधा हुआ है, चाहे फिर मैं हूँ या फिर तुम। और इसके बाद माइक आगे ये कहता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ और तुम मुझ पर चाहो तो भरोसा कर सकती हो, और ये बात मैंने तुमसे पहले भी कही है। और माइक की सारी बातें सुनने के बाद एमा ये कहती है कि तुम्हें अभी तुम्हारी बेटी की ड्राइंग एक कर्ज की तरह लग रही होगी, लेकिन मुझे भरोसा है कि ये एक दिन तुम्हारे काम जरूर आएगी। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि एमा माइक को ओजा कंपनी और यामाजी के बारे में सारा कुछ बताना शुरू कर देती है। और ओजा कंपनी के रोबोट्स को देखकर जेसन काफी ज्यादा चौंक जाता है, जिसके बाद माइक ये कहता है, अगर ये सारी बात हम बाहर लोगों को बताएंगे तो वो हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। जिसके बाद एमा ये कहती है, लेकिन हम भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, और एक बार यामाजी का प्लान सक्सेसफुल हो गया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ से हमारा सीन पलटता है और हम ये देखते हैं कि ओजा कंपनी का सीईओ गवर्नमेंट के कुछ बंदों के साथ एक स्पेशल मीटिंग कर रहा होता है, और ये सारे बंदे ओजा कंपनी के सीईओ को एक खास तरह के इंसिडेंट को छुपाने के लिए कहते हैं, जिससे किसी को भी इस बात का पता ना चले। जिसके बाद वो उनकी बात को मान लेता है। तो इसी के साथ हमारी इस एनिमे का ये वाला पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।